वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सीरीज। 8th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं 5 चैप्टर, 1 2 3 4 5। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था, दैट इज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इसमें हमने देखा था कि अर्लियर ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट फेस किया, दैट वाज लोकल, थोड़ा सा उसका रिस्ट्रिक्टेड नेचर था, बट रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट जो था दैट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस रिवोल्ट ने बड़ी सारी चीजें चेंज की, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मजबूर हो गई अपना सिस्टम को सेटअप करने के लिए। उन्होंने दोबारा से चीजों को ठीक करने की कोशिश की और पूरी तरीके से इस एश्योर किया अपने आप को कि दोबारा से ऐसा इवेंट ना हो। इसीलिए जो हमारा अब जब नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट वाज द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन in India after the revolt of 1857 or after 1858। The chapter is very small, छोटा सा चैप्टर है। इसमें डिस्कस हम करेंगे कि ब्रिटिशर ने जो है 1857 के बाद जो है कैसी चीज़ों को चेंज किया, सिविल सर्विसेज को किस तरीके से रखा, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को किस तरीके से परस्यू किया गया, जो एक्ट आए वो एक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, जस्टिस का सिस्टम किस तरीके से रखा। पर्पस एक ही है, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है और ब्रिटिश एम्पायर है। पर्पस एक ही है कि इंडिया को मैक्सिमम तरीके से यूज करना, इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ को एज इट इज एज मैक्सिमम एज इसको चीजों को क्या करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ को कंटिन्यू रखना। सो पर्पस एक ही है, ब्रिटिश रूल का समृद्धि एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन एम्पायर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज ओवरऑल ब्रिटिश पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1857। सो 1857 के बाद जो है एक्ट ऑफ 1858, इट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया और पावर जो है इट वाज ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन को पावर जो है वो ट्रांसफर हो गई। द ब्रिटिश मोनार्क बिकेम द सॉवरेनिटी। ब्रिटिश मोनार्क जो है इट बिकेम अ सॉवरेन अथॉरिटी ओवर इंडिया। ब्रिटिश मोनार्क जो है वो इंडिया का भी मोनार्क बन गया और एक नई ऑफिस क्रिएट किया गया, दैट इज ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया, गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके वाइसराय रख दिया गया। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय। लॉर्ड कैनिंग he became the first viceroy। एक क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन एक्ट आया जिसमें प्रॉमिस किया गया कि हम इंडियंस के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी हम रिस्पेक्ट करेंगे, और बोला गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे गवर्नमेंट में। आफ्टर 1858 इंडियन इंटरेस्ट बिकम फर्दर सबऑर्डिनेटेड टू ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड इंपीरियल इंटरेस्ट ग्लोबली। रिसोर्सेज जो है एज इट इज प्रॉपर तरीके से जैसे पहले यूटिलाइज होते थे अभी भी होते थे। देयर वॉज लिटिल इंटरेस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इन परस्यूइंग सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म्स जो है वो कम कर दिए गए इन इंडिया आफ्टर 1857, क्योंकि बड़े सारे लोगों को ये लगा कि 1857 का रिवोल्ट इसलिए हुआ, उसके कारण जो है वो रिलीजियस रीजन थे, और ब्रिटिशर्स की रिलीजियस पॉलिसी जो है, और ब्रिटिशर इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द इंडियन, तो जिसकी वजह से जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। ओके, देन कॉस्टली वारफेयर एंड कन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट द अदर you can say that imperial powers were also funded by using Indian resources after 1857 में। इसमें बैंक चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, चाहे बर्मा है, चाहे वो तिब्बत है, चाहे वो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इट वॉज कॉन्टिन्यू। ओके, सो ओवरऑल क्या हुआ कि पोस्ट 1858 में द फर्दर टाइटनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया एंड इट्स गवर्नेंस बिकम सबऑर्डिनेटेड टू serving the larger interest of the British Empire। So control over Indian government from the Britain, ठीक है, from the Britain। The Secretary of State was the British minister responsible only for the British Parliament, not the Indians। ये वहां बैठेगा। एक इंडियन काउंसिल स्टार्ट की गई, एडवाइजर सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, जिसके 15 मेंबर्स थे, 8 नॉमिनेटेड थे, 7 इलेक्टेड थे। Before 1857 गवर्नर जनरल हैड मोर ऑटोनॉमी ड्यू टू स्लो कम्युनिकेशन विद द ब्रिटेन, बट अब ऐसा नहीं था। आफ्टर 1870 टेलीग्राफ लाइन एंड स्टीम वेसल्स रिड्यूस ट्रेवल टाइम अलोइंग क्लोजर सुपरविजन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। स्यूज कनाल भी खोल दी गई 1869 में, जिसकी वजह से डिस्टेंस और ज़्यादा कम हो गया।
This improved communication, reduced the freedom of Governor General, who now acted as an agent under the Secretary of State. This ensured complete subordination of the Indian government to the British government interest. The interests of the British government were determined by those who dominated Britain economic life, like industrialists. इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. Indian interest became secondary to serving the economic and political ambitions of the British ruling classes. तो ये 1857 के बाद जो है, it was the immediate impact जो है वो किया गया. Secretary of State जो है, he became very powerful. Secretary of State ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठेगा. ओके. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करेगी? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर 1858, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? गवर्नर जनरल होगा इन काउंसिल और हेड एग्जीक्यूटिव पावर होंगी. उसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 लोग होंगे, और यू कैन से टोटल दैट इज 4 to 5 ऑर्डिनरी मेंबर्स होंगे और एक कमांडर इन चीफ भी होगा. लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है नॉमिनेटेड मेंबर 6 से 12 होंगे. प्रोविंशियल गवर्नर्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में गवर्नर्स होंगे और वहां भी उनका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे गवर्नर जनरल का है. लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसी है? द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल लार्जली नॉमिनेटेड, नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. आफ्टर 1861 few Indians like princely states or landlords nominated as a gesture of loyalty. Legislative Council had very limited law making powers. 1892 में इंडियन काउंसिल को जो है, इंडियन काउंसिल में मेंबरशिप थोड़ी सी बढ़ा दी गई और उनको परमिशन दी गई टू आस्क द क्वेश्चंस. ठीक है, इसके बाद जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पावर जो है इनको दे दी गई. ओके. Of course, there was unrepresentative character. Government remained highly autocratic, unrepresentative of the Indian interest. Primary aim was protecting the British economic and political interest. Also promoted interest of the British merchant, industrialist, and civil servants. Adopted policies which was detrimental to the Indian interest. Detrimental to the Indian interest. India had no real say. इनकी कोई representation नहीं थी. So ओवरऑल जो है 1858 के बाद इमीडिएटली अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा इमीडिएटली, बट वो धीरे धीरे जो है चीजें जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हुई जब नेशनल मूवमेंट की हम बात करते हैं. लोकल गवर्नमेंट्स कैसी थी? ट्रेडिशनल विलेज पंचायत सिस्टम ब्रोक डाउन आफ्टर द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट. ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही हुआ था. इनिशियली लिटिल अटेंशन पेड टू द लोकल अफेयर्स लाइक सैनिटेशन, रोड्स, इस पे लिटिल अटेंशन थी. आफ्टर 1857 म्युनिसिपल कमेटीज जो है वो सेटअप की गई टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए. 82 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए गए लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में. दीज लोकल बॉडीज हैड नो इलेक्टेड मेंबर इनिशियली, ओनली ऑफिशियल्स होते थे. आफ्टर 1882 सम इलेक्टेड मेंबर्स अलाउड बट ओनली प्रॉपर्टीज क्लासेस कुड वोट. इंडियन लीडर्स डिमांडेड रियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डाउन टू द विलेज लेवल, लेकिन इमीडिएटली हुआ नहीं. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें 1857 के रिवोल्ट के बाद, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देयर वाज नो सिस्टम ऑफ बजटिंग. 1860 में बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस सिस्टमाइज्ड किया गया. सेंटर जो है रेवेन्यू आता था ओपीएम से, साल्ट से, कस्टम से, पोस्ट, रेलवे से. लैंड रेवेन्यू, एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटीज जो है ये सेंटर और प्रोविंसेस में डिवाइड होती थी. कॉटन ड्यूटीज अबॉलिश की गई अंडर ब्रिटिश प्रेशर, उसको दोबारा से रीइम्पोज किया गया. एक्साइज ड्यूटी जो है इंडियन मिल्स पे इम्पोज की गई थी. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया 1860 में, अबॉलिश किया गया, फिर रीइम्पोज किया गया. इंडियन टैक्स हैवीली बाय द गवर्नमेंट अनअकाउंटेबल टू देम. ये गवर्नमेंट वो लगाती थी टैक्स जिसकी अकाउंटेबिलिटी जीरो थी. आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया गया. ब्रिटिश कमांडर के अंडर ब्रिटिश कमांडर जो है वो चीफ होंगे. ठीक है, रेशो जो है वो ठीक की गई, रेशो चेंज की गई. पहले इंडियन सोल्जर ज्यादा होते थे, लेकिन 1857 रिवोल्ट के बाद उनकी लॉयल्टी पे शक किया गया और इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस किया गया. ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आ गई. आर्मी में भी एथनिसिटी के बेसिस पे, रेजिमेंट जो है वो रीजनल बेसिस पे आ गई, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ठीक है, मराठा रेजिमेंट, इस तरीके से रेजिमेंट्स आ गई. मार्शल और नॉन मार्शल रेस में भी ट्रांसफॉर्म किया गया. जैसे जिन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की उनको मार्शल रेस बोला गया, जिन्होंने नहीं किया उनको नॉन मार्शल रेस बोला गया. ओके. सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में मेनली ब्रिटिशर्स ही होते थे. 1853 तक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो ब्रिटिश का ही फेवर करता था. एज लिमिट जो है लोअर की गई 86 में. ठीक है, पहले एज लिमिट
23 थी, 23 से 21, 21 से 19 साल कर दी गई। और इंडियंस के लिए इट वाज नॉट इजी, इट वाज हार्डर फॉर द इंडियंस। प्रॉमिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सम ब्रिटिश ऑफिशियल suggested debarring educated Indians from higher services. Indian demands for raising age limit holding exams in India was rejected. बाद में किया गया। Racial arrogance and contempt of Indians but was very much common. Cases of excessive violence, discrimination against Indians was very common. इल्बर्ट बिल ने एक इल्बर्ट बिल आया जिसमें जजेस की जो डिस्क्रिमिनेशन थी, और यूरोपियन के केसेस को इंडियन जजेस नहीं देख सकते, इसको रिमूव करने की कोशिश की गई, बट ये हुआ नहीं। आफ्टर 1886 3 सर्विसेज, एलीट, ICS, प्रोविंशियल सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज किया गया। ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस एंड रूलिंग माइंडसेट जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का ही रहता था। अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या रही टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर 1857 के बाद प्रिंसली स्टेट्स की तरफ क्या पॉलिसी थी? द ब्रिटिश अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग एंड अलाइंग विद द इंडियन प्रिंसली स्टेट टू स्ट्रेंथन देयर ओन रूल। मैनी जागीरदार वर रेज्ड टू द स्टेटस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, रिजल्टिंग इन 562 स्टेट्स। तो जिसकी वजह से जब इंडिया आजाद हुआ देयर वाज 550 से ज्यादा स्टेट्स थे। Indians were divided into two parts. India was divided into two parts, that is British India directly ruled by the British Empire and the princely state जो Indian rulers rule करते थे। Before 1857 relation जो है varied करता था on the treaties. After 1858 all states were subordinated to the British authority on the principle of paramountcy. The Act of 1876 formalized British paramountcy when Queen Victoria took the title of Empress of the India. This reduced the power and status of the princely states. The British could now intervene in the internal affairs. Succession in the states had to be approved by the British monarch. Viceroys, railway, telegraph were also under British rule. This allowed the British to bring the princely states completely under their authority and destroy their real independence. However, the princely states accepted loss of independence as their status were safe from the annexation. So while protected, the Indian state also provided support and legitimacy to continue the British rule over India. ठीक है, so this was the princely states जो हैं ये भी कुछ कर नहीं पाए, and the most important British they were continue with the policy of divide and rule. क्यों किया? Because they wanted to strengthen their rule. क्यों किया? Because यहां पे अपना रूल फर्मली स्टैब्लिश करना चाहते थे। इन एरियाज वेयर लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट एग्जिस्ट, अटेम्प्ट्स वर मेड टू क्रिएट न्यू लैंडेड क्लासेस। दोबारा से नए लैंडलॉर्ड्स क्रिएट किए गए, यहां पे नहीं थे। जॉब्स वर गिवन प्रेफरेंशियली टू द सन्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ओवर एजुकेटेड इंडियंस। एजुकेटेड इंडियंस को नहीं देते थे, उनको दिया जाता था। पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स डिवाइडेड इंडियंस इनटू सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। In military policy of mixing different ethnicity, caste, regional groups, ये भी जो है in the same units promoted division, refused to introduce social reforms after 1857, ठीक है, systematically followed the policy of dividing Hindus and Muslim after 1858, ठीक है, initially discrimination, शुरू में मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे, बाद में हिंदूज के अगेंस्ट हो गए। later favored upper class Muslims over Hindus. Objective was to create Hindu-Muslim disunity. When the nationalist movement arose, encouraged formation of religion-based parties to weaken independence struggle. जब नेशनल मूवमेंट आई तो रिलीजन बेस्ड पार्टी बनाएगी, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाएगी। सपोर्ट किसने किया? ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया। क्यों? नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए। ओवरऑल पॉलिसी वाज टू कीप इंडियन बैकवर्ड एंड डिवाइडेड एज अ सब्जेक्ट पॉपुलेशन, सपोर्टेड ओनली प्रिंसली स्टेट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, एजुकेटेड इंडियंस साइडलाइन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन. So finally, the divide and rule through promoting division along religion, caste, ethnicity, economic lines was also calculated policy by the British to perpetuate their subjugation of India after 1858. So this was the British policy towards India after the revolt of 1857. This was the policy of this was the policy of British Parliament towards India, जिसमें हमने डिस्कस किया कि what was the government structure, What was the structure in England, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल्स की क्या पोजीशन थी, इसमें हमने डिस्कस किया सिविल सर्विसेज, इसमें हमने डिस्कस किया पंचायती राज सिस्टम कैसा था, इसमें हमने डिस्कस किया मिलिट्री पॉलिसी कैसी थी, इसमें हमने डिस्कस किया
how they renew and pursue the policy of divide and rule. With this, we finish yet another chapter. That's the 6th chapter of NCERT. Please subscribe the channel and share with the maximum friends. Thank you so much.